नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 1 फरवरी 1 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को। तो चलिए जल्दी से सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को ज्यादा लोगों को शेयर करें। और जैसा कि मैं हमेशा कहते हैं, करंट अफेयर्स की क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्लास जब भी अटेंड करो, चाहे अभी चाहे बाद में, तो अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेकर के बैठना नहीं भूलें, क्योंकि क्लास के दौरान मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट और भी बताती हूँ जो आपके पीडीएफ में मेंशन नहीं होते हैं, तो उन्हें भी साथ में नोट डाउन करते हुए चला करिए। तो चलिए जल्दी से सेशन से जुड़िए और क्लास स्टार्ट करो। उसके पहले कहना चाहूंगी कि आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई क्लास मिस नहीं होगी। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में दोस्तों हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया। तो देखिए, खादी उत्सव मनाया जा रहा है, खादी फेस्ट, और ये जो है कहाँ मनाया जा रहा है, ये आपसे प्रश्न पूछा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, वीडियो को पॉज करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो मुंबई में ध्यान रखिएगा, खादी उत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है 2023 का मुंबई में। और ये उत्सव की जो शुरुआत हुई दोस्तों 27 जनवरी को हुई है और ये 24 फरवरी तक चलेगा। कहाँ पे? तो ये मुख्यालय है, खादी और ग्राम उद्योग आयोग का जो मुख्यालय है मुंबई में, वहां पे जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो इसका उद्घाटन किया गया है इस उत्सव का, वो खादी और ग्राम उद्योग आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है मनोज कुमार, उनके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। इस उत्सव के दौरान देखा जाए, जो खादी फेस्ट है उसके दौरान बहुत सारे जो है कार्यक्रम किए जाएंगे, खादी से संबंधित बहुत सारी प्रदर्शनी लगाई जाएंगी खादी संस्थानों की। और इसमें और भी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए फंड योजना। ध्यान रखिएगा, ये स्फूर्ति स्कीम आपको फुल फॉर्म पता होने चाहिए, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। जितने भी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, जो हमारी परंपरागत जो इंडस्ट्री नहीं है, उनको जो है फिर से रीजनरेट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा फंड दिया जाएगा और उन्हीं को फंड, यही स्कीम है स्फूर्ति। ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो इस स्फूर्ति इकाइयों के जो हजारों कारीगर हैं, उनके उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा, डायरेक्ट जो है ग्राहक तक पहुंचाने में ये जो है उत्सव एक तरीके का मंच उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो एक तरीके से ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, यहाँ पे हमें 2 योजनाएं देखने को मिल रही है। स्फूर्ति स्कीम ध्यान रखिएगा किसके लिए है, ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है जो धीरे धीरे समय के साथ साथ खत्म हो रही थी, उनको रीजनरेट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो फंड दिया जा रहा है उसी के लिए ये स्कीम शुरू की गई, स्फूर्ति स्कीम। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं खादी ग्राम उद्योग के बारे में। देखिए, ये जो खादी ग्राम उद्योग है, यानी कि खादी और ग्राम उद्योग आयोग जो है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1957 में किया गया था और एक अधिनियम के तहत किया गया था, खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वैधानिक संस्था है और ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय। ठीक है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस यहाँ पे जो है, यानी कि एमएसएमई जो है मंत्रालय, उसके जो है अधीन ये कार्य करती है। और अध्यक्ष देखिए कौन है वर्तमान में, मनोज कुमार जो है वो इस समय खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये आयोग, ये जो इस तरह का आयोग से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। कई एक दिन 3-4 आयोग दे देंगे और एक तरफ मैच द फॉलोइंग, मतलब सन दे देगा, ईयर दे देगा कि कब इसको स्टैब्लिश किया गया था और आपको मैच करना होगा। तो इस तरह की चीजें जब न्यूज में रहा करें तो थोड़ा ध्यान दे करके दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश में स्थित ओडेसा शहर को यूनेस्को द्वारा डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर शहर या फिर विश्व धरोहर घोषित किया गया है? ध्यान रखिएगा, उड़ीसा नहीं है, ओडेशा है। ठीक है, और ये ओडेशा, जो ओडेशा शहर है दोस्तों, ये यूक्रेन का शहर है। ठीक है, और यूक्रेन का शहर है और इसको संरक्षित करने के लिए, या फिर जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, इस दौरान इस शहर को क्षति न पहुंचे, इसको जो है संरक्षण देने के लिए यूनेस्को ने इसको इन डेंजर, यहाँ माफ करिएगा, डेंजर साइट के एक विश्व धरोहर जो है स्थल घोषित किया है।
ओडेशा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं यूक्रेन का ये शहर है, और ध्यान रखिएगा ये बहुत ही पुराना शहर है और ये बंदरगाह शहर है, ठीक है, ओडिशा। और इसको जो है यूनेस्को यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने विश्व विरासत सूची में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है, ठीक है। इस शहर के बारे में बात किया जाए तो ये जो शहर है यूनेस्को के अनुसार ये एक मुक्त शहर है, ये एक विश्व शहर है, ये पौराणिक बंदरगाह है, बहुत पुराना ये बंदरगाह शहर है। और इसमें देखा जाए जिसमें सिनेमा साहित्य कला पर इसने भारी प्रभाव जो है छोड़ा है। तो हमें वहां के सिनेमा में जो वहां की फिल्में होती उनमें साहित्यों में इस शहर के बारे में पढ़ने को मिल जाता है। वहां की जो कला है, जो आर्ट है, जो आर्किटेक्चर, वहां पे भी हमें इस शहर की जो है झलक मिलती है देखने को। ये यूनेस्को के द्वारा बताया गया है। और इसलिए जो कि एक प्राचीन शहर है, ये पौराणिक शहर है, तो इस शहर को संरक्षित करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। हम देखें यहाँ पे तो एक तरीके से ये निर्णय जो है कन्वेंशन के 194 सदस्यों के जो है देशों को जानबूझ करके उठाने के लिए प्रतिबद्ध करता है। तो ये जो निर्णय लिया गया है यूनेस्को के द्वारा वो इसलिए निर्णय लिया गया है कि अगर देखिए किसी भी शहर को विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल किया जाता है तो ये एक तरीके से जिम्मेदारी बन जाती है उन सदस्य देशों की, यानी कि जो कन्वेंशन है यूनेस्को का उसके जो है सदस्य जो पक्षकर देश है वो सब मिलकर के अब उस शहर को जो विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए हैं उनको संरक्षित करें। उसको किसी भी तरीके से डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो किसी भी तरीके का उसको हार्म पहुंचाना या नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करें, ठीक है। यहां पे देखा जाए इसी के साथ साथ एक और भी डिसीजन लिया गया है यूनेस्को के द्वारा ओडिशा को। तो ओडिशा का जो ऐतिहासिक केंद्र है उसको जो यूनेस्को का लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इंडेंजर उसमें शामिल कर दिया, यानी कि खतरे में विश्व विरासत सूची के स्थल में ओडिशा को शामिल कर दिया है। और ध्यान रखिएगा ये जो शहर है ये अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चर्चा का कारण बना है। कब से? जब से रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है उसके बाद से। इस शहर की दोस्तों बात किया जाए तो ये काला सागर जो है ब्लैक सी है वहां पे स्थित है। ध्यान रखिएगा रूस भी जो है ये विश्व धरोहर, ठीक है, विश्व धरोहर जो कन्वेंशन है ये जो आप देख रहे हैं जो कन्वेंशन है इसका पक्षकार है। इसलिए रूस से भी ये पूरी उम्मीद की जाएगी कि पक्षकार देश होने के नाते वो इस शहर को किसी भी तरह का हार्म ना पहुंचाए, ठीक है, वो भी इसके संरक्षण में जो है उसके संरक्षण में सहयोग करे, ठीक है। जैसा कि युद्ध हो रहा है तो ये नहीं कि यहाँ पे बमबारी या कुछ भी करे ऐसा जिससे इस शहर को नुकसान हो। साथ ही साथ देखा जाए जो लिस्ट ये जो है जो वर्ल्ड हेरिटेज इंडेंजर लिस्ट है इसमें शामिल करने के बाद इस शहर को शामिल करने के बाद यूक्रेन को जो है जो विभिन्न पक्षकार देश है उनके द्वारा आर्थिक सहायता उनके द्वारा तकनीकी सहायता दी जाएगी जिससे कि वो इस शहर को सुरक्षित रख सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये देखिए ओडिशा सिटी है, ठीक है, यूक्रेन से रिलेटेड जिसकी जो है सीमा ब्लैक सी से लगी काला सागर पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ओशियंस होते हैं जो सागर होते हैं उनसे लगे हुए जो देश है वो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मेडिटेरेनियन सी से लगे हुए देश कौन से हैं, कैस्पियन सागर से लगे हुए देश कौन से हैं, ब्लैक सी से लगे हुए देश कौन से हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे वर्ड आ गया है ब्लैक सी और ब्लैक सी के तट पे ही स्थित है ओडिशा शहर। और ओडिशा शहर है किसका? यूक्रेन का। जो कारण कब से बना है चर्चा का? जब से यूक्रेन और रशिया का वार हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्लैक सी है जिसका देखिए यूक्रेन से, ठीक है, रशिया से, जॉर्जिया से, टर्की से और आप देखिए यहाँ पे बुल्गारिया से और रोमानिया से जो है ये इसकी सीमा लगती है ब्लैक सी की, ठीक है, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए ये यूक्रेन है और यहाँ पे सी ऑफ एजोव दिख रहा होगा जो कि वहीं से लगा हुआ है। और ये देखिए सी ऑफ मार्मरा है जो कि ब्लैक सी और यहाँ पे किसके ये देखिए एशियन सी और ब्लैक सी के बीच में जो एक सी है जिसका नाम है सी ऑफ मरमरा। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरी तरीके से देखा जाए तो टर्की से लगा हुआ है, पूरी तरीके से टर्की से घिरा हुआ है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये देखिए एशियन सी है जिसको ग्रीस से लग रही है सीमा, जिसकी टर्की से सीमा लग रही है। और ये भाग किसका है? मेडिटेरेनियन सी का है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ओशन ध्यान रखिएगा, आप जाकर के देख लीजिए, कुछ कीवर्ड बना लीजिए, कुछ ना बहुत सारे ऐसे देखते होंगे लोग कोड से आएंगे याद करने के लिए कुछ ना कुछ अपना ट्रिक लगाते हैं। तो इसी तरीके से याद कर लीजिए, जैसे भी याद हो याद कर लीजिए, ठीक है। यहां से इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे ज्योग्राफी में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं यूनेस्को के रिलेटेड चीजों के बारे में। ठीक है, यूनेस्को जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। स्थापना देखिए कब हुई थी, 16 नवंबर 1945 में हुई थी, लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। ध्यान रखिएगा, जो ये फॉर्मेशन इस बॉडी की हुई थी वो लंदन में हुई थी, लेकिन हेडक्वार्टर इसका लंदन नहीं, क्योंकि हेडक्वार्टर इसका फ्रांस की कैपिटल पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर्स कंट्री की दोस्तों बात किया जाए तो 193 इसके मेंबर्स हैं और 11 जो है इसके सपोर्टिव मेंबर्स यानी कि सहयोगी सदस्य हैं। वर्तमान में जो इसके महानिदेशक है वो है आंद्रे अजोल, जो है वो इसके महानिदेशक है। वहीं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी देख लेते हैं इंडिया से रिलेटेड, जो विश्व विरासत स्थल है वो देख लेते हैं। देखिए, वर्तमान में भारत की बात किया जाए तो जो विश्व धरोहर या फिर जो विरासत स्थलों की पूरी संख्या जो है वो कितनी है दोस्तों, 40 है। इंपॉर्टेंट, ठीक है। वही बात करें, देखिए 40 है और 40 में देखा जाए 3 कैटेगरिया में जो है 3 कैटेगरिया में बटा हुआ है। एक तो कल्चरल हो गया, दूसरा नेचुरल हो गया और तीसरा हो गया मिक्स्ड हो गया। अगर हम सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो 32 जो है वो कल्चरल हेरिटेज है। वही बात करें अगर हम नेचुरल यानी कि प्राकृतिक स्थल की बात करें तो देखिए टोटल 7 है। देखिए याद करने का 40 तो हम नहीं याद कर सकते, लेकिन 7 नंबर्स तो आप याद ही कर सकते हो। अगर 7 याद कर लिए और फिर देखिए 39 हो गया, एक बचा लास्ट मिक्स्ड यानी कि एक याद कर लिए, यानी कि 8 अगर याद कर लिए तो बाकी के जो शेष बचेंगे वो तो 32 हो गए, यानी कि कल्चरल धरोहर हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमें याद किसको करना है, इसको याद करना है प्राकृतिक स्थल। देखिए कौन कौन से, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, असम में। मानस वन्यजीव अभयारण्य ये भी असम में है। ठीक है, पश्चिमी घाट है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, ये आपका देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी फूलों की घाटी उत्तराखंड है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं मिश्रित स्थल। देखिए कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है दोस्तों, सिक्किम में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम में राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 8 याद कर लीजिए, बाकी के जो बचेंगे वो 32 हो जाएंगे, तो उनको याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले जो विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था भारत में, जो स्थल थे 1983 में शामिल किया गया था। किन्हें भाई, सबसे पहले ताजमहल को, आगरा का किला, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में। ये जो है 4 स्थलों को प्रारंभ में शामिल किया गया था। अगर हम बात करें सूची में जो सबसे ज्यादा अभी फिलहाल में जो नवीनतम जो बने हैं 39 और 40 वाले जो शामिल किए गए हैं वो देखिए क्या है। एक तो आपका हड़प्पा कालीन जो धौलावीरा शहर है, ठीक है, ये 40वां स्थल बना था। कहाँ है दोस्तों, गुजरात में। ठीक है, वहीं बात करें काकतिया। ठीक है, काकतिया डायनेस्टी थी और तेलंगाना में है, ये तेलंगाना में काकतिया। वहां पे जो रुद्रेश्वर टेम्पल, जिसको हम रामप्पा टेम्पल के भी नाम से जानते हैं, वो देखिए 39वां स्थल बना था। ठीक है, ये तेलंगाना है, ये ध्यान रखिएगा, काकतिया डायनेस्टी से संबंधित है। तो इसको जो है शामिल किया गया था अभी हाल फिलहाल में 2021 में। ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जो विश्व धरोहर स्थल जो है वो किस देश का है, तो इटली का है दोस्तों। कितना है, 58 है। सेकेंड नंबर पे 56 नंबर के साथ आता है चीन। उसके बाद बात करते हैं जर्मनी 51, फ्रांस की बात करते हैं, ठीक है, 49, फिर स्पेन। अगर हम देखें कुल जो है स्थलों की संख्या के मामले में, जो विश्व धरोहर स्थल है उनकी संख्या के मामले में अगर हम भारत का स्थान देखें तो भारत जो है 6वें स्थान पर आता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं विश्व धरोहर स्थल से संबंधित, जिनको थोड़ा सा ध्यान देंगे आप तो यहां से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया। तो ये प्रवासियों का, ठीक है, पहला सर्वेक्षण जो शुरू किया गया है दोस्तों वो किया गया है झारखंड में। ठीक है, झारखंड में किया गया है। आइए इसके रिलेटेड चीजें देख लें। तो जो वहां पे भी वर्तमान में झारखंड की सरकार है उसने जो है एक प्रवासियों के लिए पहला सर्वेक्षण शुरू किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो सर्वेक्षण है वो जितने भी जो जिले हैं यानी कि 24 जिलों के लगभग 11,000 घरों में ये सर्वेक्षण किया जाएगा। उद्देश्य दोस्तों क्या है, देखिए बहुत सारे ऐसे प्रवासी मजदूर जो होते हैं अपने क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र को जाते हैं, बहुत सारे दूसरे क्षेत्र से भी आते हैं। स्पेशली अगर देखा जाए तो कोविड के समय यानी कि जब कोरोना महामारी जब फैली तो बहुत से जो है मजदूर जो एक शहर से दूसरे शहर को काम करते थे, एक राज्य से दूसरे राज्य को, वो उस दौरान वापस आए थे। जिसके अब इन्हीं लोगों का डेटा जो है कि कौन गया कौन वापस आया, और इस तरीके से सारी चीजों का जब डेटा उपलब्ध होगा तो सरकार इनसे संबंधित जो कुछ भी कार्य योजना होगी उनको इंप्लीमेंट कर सकेगी। बहुत सारे अवैध तरीके से भी लोग घुस जाते हैं, उनको भी क्या करेगी, उनको एक तरीके से छांटना। तो ये इस उद्देश्य से इस सर्वेक्षण को शुरू किया गया है।
है। देख लीजिए इसका उद्देश्य क्या है एक तरीके से, तो इस डेटा के माध्यम से जो राज्य है वो आने वाले जितने भी राज्य में जो प्रवासी आ रहे हैं, जो राज्य से जा भी रहे हैं जो प्रवासी उनका, और फिर प्रवासियों के जीवन की जो गुणवत्ता है, किस तरीके से वो जीवन यापन कर रहे हैं, उनको जो आधारभूत जो आवश्यकताएं होती है वो पूरी हो रही है कि नहीं। इतना ही नहीं, इवन जो प्रवासी होते हैं उनके मानसिकता को भी समझना, इन सब की जानकारी एकत्रित किया जाएगा इसके माध्यम से, इस सर्वेक्षण के माध्यम से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण जो शुरू किया गया है वो झारखंड सरकार की द्वारा शुरू किया गया है। बात कर लेते हैं झारखंड के बारे में। देखिए झारखंड देखिए बिहार से अलग हुआ था। कैपिटल देख लीजिए इसकी क्या है दोस्तों, रांची जो है ये इसकी राजधानी है। वही बात किया जाए यहाँ के राज्यपाल गवर्नर जो है वो रमेश बैस है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो हेमंत सोरेन है। अगर हम बात करें विधानमंडल की, तो एक सदनीय विधानमंडल है यहाँ पे, यानी कि यहाँ से विधानसभा है। कितनी सीटें हैं? 82 सीटें हैं। वही बात किया जाए संसदीय क्षेत्र की, तो राज्यसभा में इसकी 6 सीटें हैं और लोकसभा में इसकी 14 सीटें हैं। कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य झारखंड से संबंधित जहां से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हें देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट अगर नृत्य पूछा जाए झारखंड से संबंधित, देखिए छऊ, सरहुल, जट जटिनी, यहाँ पे कर्मा, डांग, सोहराई, और भी बहुत सारे नृत्य हैं, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं तो इनको देख रहे हैं। प्रमुख नदियां देखिए कौन कौन सी है, दामोदर, ठीक है, शंख, स्वर्ण रेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, शकरी, ये क्या है यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। वही बात किया जाए यहाँ के जो पर्यटन स्थल है, पर्यटक स्थल है इंपॉर्टेंट, वो देखिए कौन कौन से। हुंडरू जलप्रपात झारखंड में ही है, हिरणी जलप्रपात ये भी झारखंड में है, यहाँ पे राजरप्पा, और ध्यान रखिएगा पार्श्वनाथ जैन टेम्पल, ठीक है, मंदिर वो यहीं पे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत सारा चर्चा में भी झारखंड में रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्रमुख त्योहार की बात की जाए, कर्मा, सरहुल, जितिया, सोहराई पर्व, ये सब यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं। राष्ट्रीय उद्यान देखिए कौन कौन से हैं, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान देखा जाए यही है, यहाँ पे पलामू राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, भेड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सब क्या है यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। ये सब झारखंड के। देखिए क्वेश्चंस जो हमारे पीसीएस या और फिर आरओ यारो में पूछे जाते हैं वो यही से पूछे जाते हैं, इन्हीं सब चीजों से पूछे जाते हैं जो आपके स्टैटिक्स पोर्शन बनते हैं, जो राज्य चर्चा में रहा होगा वहां पे कौन कौन सी चीजें हैं वही आपसे पूछ ली जाती है। अगर आप करंट अफेयर्स के ही अकॉर्डिंगली अपने स्टैटिक्स पोर्शन को तैयार करो ना, तो ये तो श्योर है कि आपका जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। तो कोशिश करिए जो कुछ भी चर्चा में रह रहा है, जैसे कोई भी स्टेट चर्चा में रह रहा है उससे रिलेटेड कुछ देख लीजिए क्या है, ज्योग्राफी से रिलेटेड, बस हो गया, इतना ही करना रहता है आपको, ज्यादा उसमें परेशान होने जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा झारखंड से रिलेटेड चीजों को। और अभी बताइए आप मुझे कि अभी हाल फिलहाल में झारखंड का एक पर्वत था जिसको झारखंड की सरकार के द्वारा पर्यटन स्थल घोषित किया गया, और वहां के जो है समुदाय, जैन समुदाय के द्वारा काफी विरोध किया गया। चलिए आप मुझे उस पर्वत का नाम बताइए। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई ने निम्न में से किसे जेपी मॉर्गन चेस के नए सीईओ के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी है? तो जेपी मॉर्गन चेस जो कि यूएस की कंपनी है, और इसके जो नए सीईओ के रूप में जो नियुक्ति मिली है आरबीआई के द्वारा, वो मिली है प्रभदेव सिंह को। ठीक है, ध्यान रखिएगा आंसर बी इज करेक्ट। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो जो देश का केंद्रीय बैंक है, यानी कि जो सेंट्रल बैंक है, वो कौन है दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उसे देश के जो ऋणदाता के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे भाई? प्रभदेव सिंह को नियुक्त करने के लिए जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जेपी मॉर्गन चेस के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रभदेव सिंह को, जिसको मंजूरी दिया है इनकी नियुक्ति को किसने भाई? आरबीआई ने। यहाँ पे जो इनका कार्यकाल होगा वो 3 साल का कार्यकाल होगा। 3 साल के कार्यकाल के लिए मंजूरी मिली है प्रभदेव सिंह को। ये किसका स्थान ले रहे हैं दोस्तों? तो ये माधव कल्याण का स्थान ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं जेबी मॉर्गन चेंज एंड कंपनी की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये अमेरिका की बहुराष्ट्रीय वित्तीय कंपनी है। ठीक है, वित्तीय सेवा कंपनी है। हेडक्वार्टर देखिए इसका क्या है? न्यूयॉर्क में जो है इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉक्सन यूनिवर्सिटी ने किस राज्य में लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया है? ठीक है, तो प्रोजेक्ट एस्पिरेशन जो लॉन्च किया गया है वो किया गया है वॉक्सन यूनिवर्सिटी के द्वारा। किस राज्य में दोस्तों? तेलंगाना। ध्यान रखिएगा ये यूनिवर्सिटी तेलंगाना की ही है, वॉक्सन यूनिवर्सिटी।
तेलंगाना की जो कैपिटल है हैदराबाद, वहां पे ये यूनिवर्सिटी है, वॉक्सेसन यूनिवर्सिटी। और इसी ने ही तेलंगाना राज्य की जो लड़कियां हैं उनके लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट एस्पिरेशन किसके द्वारा? वॉक्सेसन यूनिवर्सिटी के द्वारा। कहाँ पे दोस्तों? तेलंगाना में। तेलंगाना की जो लड़कियां उनके लिए, और एक तरीके से ये जो यूनिवर्सिटी है वहां का जो कैंपस है, यानी कि अपने जो पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना, उनके जो परिसर है, उनके आसपास के जो समुदाय है, उनको सशक्त बनाने के अपने दृढ़ विकास के साथ इस प्रोजेक्ट एस्पिरेशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? वॉक्सेसन यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसके जो है ये जो प्रोजेक्ट है, इसके तहत देखिए क्या किया जाएगा, जो छात्रों को स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा ट्रेन द ट्रेनर कार्यशाला में भाग लेने के लिए क्या किया जाएगा, उनको चुना जाएगा। और ट्रेन द ट्रेनर जो कार्यशाला है उसको दिसंबर 2022 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट एस्पिरेशन तेलंगाना में शुरू किया गया है वॉक्सेसन यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है हमारा कि किसने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन देखिए हो गया फाइनल, महिला खिताब जो जीता है 2023 का ऑस्ट्रेलिया ओपन का, ऑप्शंस आप देख रहे हैं, सिमोना हालेप, सानिया मिर्जा, एलेना रायबाकिनिया, या फिर यहाँ पे देखा जाए अरेना सबलेंका। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी है, अरेना सबलेंका जो है इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन में। और बात करते हैं, देखिए इन्होंने ये ऑस्ट्रेलिया और ये बेलारूस की है, ध्यान रखिएगा ये बेलारूस की है। देखिए ये भी पूछता है किस कंट्री से है, तो ये बेलारूस की है अरेना सबलेंका। और इन्होंने किसको हराया? ये कजाकिस्तान के थे, एलेना रायबाकिनिया। ठीक है, और इन्हीं को हराया है और महिला एकल का खिताब जीता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 जीता है बेलारूस की अरेना ने। ठीक है, ये देखिए मेलबर्न में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ था, और ये रॉड लेवर अरीना में खेला गया था। और इन्होंने सबलेंका ने एलेना रिबानकिना को जो है 4-6, 6-3 और 4-6-4 से हराया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सबलेंका का ये पहला ग्रैंड स्लैम किताब है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये कजाकिस्तान की जो एलेना थी, ये दूसरा ग्रैंड स्लैम जीते जीते रह गई। अगर ये हरा दी होती इनको, अरेना को, तो ये दूसरा अपने लाइफ का ग्रैंड स्लैम जो है जीतती। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे रिबाकिना ने देखिए पिछले साल कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता था दोस्तों, तो ये जीती थी विंबलडन। ठीक है, ये जीता था, इन्होंने ये खिताब जीता था। वही बात करें ऑस्ट्रेलिया ओपन का जो दूसरा मिश्रित जो है युगल खिताब जीता है दोस्तों, किसने जीता है? लुइसा स्टेफनी ने जीता है और राफेल मोटास, इन्होंने देखा जाए माटोस। ठीक है, राफेल माटोस और लुइसा स्टेफनी ने जीता है कौन सा? मिश्रित युगल खिताब। कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर करके बताइए कि इन्होंने किसको पराजित किया। ठीक है, कौन था ऑस्ट्रेलिया ओपन जो मिश्रित युगल खिताब जो किसको पराजित करके लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस ने जीता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देश का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु किस राज्य में बनाया जा रहा है? बजरंग सेतु जो ये ब्रिज है, ठीक है, ये देश का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है, किस राज्य में बनाया जा रहा है? ऑप्शंस देख रहे हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में ये बनाया जा रहा है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये एशिया का दूसरा है, ठीक है, और देश का पहला है केबल सस्पेंशन ब्रिज। क्या नाम है? बजरंग सेतु। कहां पे दोस्तों? उत्तराखंड में बनाया जा रहा है, और ऋषिकेश, उत्तराखंड के ऋषिकेश में ये बनाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एशिया का दूसरा है और देश का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है बजरंग सेतु। ठीक है, इस पुल की बात किया जाए तो देखिए वहां पे बहुत पुराना एक पुल था जिसको हम कहते थे प्रसिद्ध एक राम झूला था। ठीक है, राम झूला जो कि 90 साल पुराना है, ये उसी के बगल में ये बनाया जा रहा है। और ध्यान रखिएगा, राम झूला जो है इसको पिछले साल ही बंद कर दिया गया था क्योंकि ये काफी ज्यादा पुराना हो चुका था। और फिर क्या किया गया था, इसको संरक्षित नहीं था, ये काफी ज्यादा जो है संरक्षित नहीं था, और जिस कारण से इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस पुल को, जो राम झूला पुल है, उसको हटाया नहीं जाएगा। कारण क्या है कि उसको एक तरीके से विरासत के रूप में संरक्षित किया जाएगा। ठीक है, और उसी के बगल में एक नया पुल बनाया जा रहा है, बजरंग सेतु पुल। ठीक है, उत्तराखंड के ऋषिकेश में। वही बात किया जाए, ये जो है ये लोक निर्माण विभाग के जो अधीक्षण अभियंता है उनके अनुसार नए पुल के निर्माण पर 67 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और ये देखा जाए इस साल जुलाई तक ऐसा माना जा रहा है कि इसका पूरा कार्य हो जाएगा और फिर इस साल इसको शुरू कर दिया जाएगा, बजरंग सेतु, जो कि देश का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं अगला कि राष्ट्रीय महिला आयोग का 31वां स्थापना दिवस कब मनाया गया।
तो राष्ट्रीय महिला आयोग का जो 31वां स्थापना दिवस दोस्तों मनाया गया है वो 31 जनवरी को मनाया गया। 31 जनवरी को ही 31वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आइए बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की। तो ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग था इसने अपना 31वां स्थापना दिवस देखिए कब मनाया है, 31 जनवरी 2023 को मनाया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी दौरान जो है एक नई दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था जिसको संबोधित किया गया, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है ये सम्मानित किया, ये जो है संबोधित किया गया इस कार्यक्रम को। ठीक है, विषय देखिए क्या थी, जो राष्ट्रीय महिला आयोग का जो 31वां स्थापना दिवस जो कार्यक्रम था वो विषय किस पे था? सशक्त नारी सशक्त भारत है। ठीक है, उद्देश्य क्या था? बेसिकली ये उन महिलाओं की सफलता का मान करना था जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा में उत्कृष्टता प्राप्त की है और अमिट छाप छोड़ा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में भी थोड़ा देख लीजिए। देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1990 में हुआ था और ये एक जो है वैधानिक एक निकाय है, राष्ट्रीय महिला आयोग के तहत किया गया था 1990 में। और ध्यान रखिएगा ये एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं कि वर्तमान में जो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, चलिए 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप जीता है? ठीक है, देखिए फाइनल हो गया है FIH पुरुष विश्व, ये जो हॉकी विश्व कप था भारत में आयोजन हुआ और ये जीता देखिए किसने? जर्मनी ने जीता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और जर्मनी ने जीता है। और देखिए ये फाइनल में जो बेल्जियम को हराया है जर्मनी ने पेनाल्टी शूटआउट में 4 यहाँ पे 5-4 से हरा करके, ध्यान रखिएगा जर्मनी ने जीता है, बेल्जियम को हराया है। ठीक है, और उससे देखा जाए FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जीता है। कहां पे हुआ था दोस्तों? ये भुवनेश्वर, यानी कि जो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है वहां पे स्टेडियम है, कलिंगा स्टेडियम, उसी में फाइनल हुआ था। और ध्यान रखिएगा जर्मनी ने ये अपना तीसरा जो है विश्व कप जीता है 17 साल के बाद। ठीक है, इसके पहले देखा जाए तो 2002 में और 2006 में जर्मनी ने जो है ये पुरुष हॉकी विश्व कप जीता था। अब 17 साल के बाद पुनः से जीता है, किसको हराया है? बेल्जियम को हराया है। तो ध्यान रखिएगा बेल्जियम ने देखा जाए तो, और यहाँ पे नीदरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका इससे रिलेटेड। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं भारत के बारे में कि भारत की क्या स्थिति रही है पुरुष विश्व कप में। तो भारत देखिए संयुक्त रूप से 9वें स्थान पर रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि इस खेल के दौरान जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला है, तो निकलास वेलन को मिला है। और यहाँ पे जो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का जो पुरस्कार मिला है विंसेंट वनाश को मिला है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है। भारत का स्थान ध्यान रखिएगा 9वें स्थान पे भारत रहा है। ठीक है, फाइनल मैच खेला गया था कलिंगा स्टेडियम में, भुवनेश्वर में है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा जर्मनी के भी बारे में देख लीजिए। यूरोप का ये कंट्री है जर्मनी और आप देख रहे हैं ये जर्मनी का मैप। ठीक है, देखिए जर्मनी का हमें देखना क्या है कि किससे किससे जो है जर्मनी की सीमा लगी हुई है, किन किन देशों से लगी हुई है और किससे इसकी सामुद्रिक सीमा लगी हुई है। देशों की बात किया जाए दोस्तों तो सबसे हमें टॉप पे देखने को मिलता है यहाँ पे आपका देखा तो डेनमार्क। ठीक है, देखिए बेल्जियम से भी अपनी सीमा साझा कर, जिसको इसने हराया उससे सीमा साझा है। डेनमार्क, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, ठीक है, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और यहाँ पे देखा जाए तो फ्रांस। ठीक है, और बात करते हैं किससे दोस्तों? ये नीदरलैंड। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी जो है सामुद्रिक सीमा तो देखिए बाल्टिक सागर से लगती है और यहाँ पे नॉर्थ सी से लगती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जर्मनी कैपिटल देखिए क्या है? जर्मनी की बर्लिन है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का देश है और इसकी करेंसी भी ध्यान रखिएगा यूरो है। चांसलर देखिए कौन है वर्तमान में? ओलाफ शुल्ज जो है यहाँ की चांसलर है। राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर जो है वो जर्मनी के प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये जर्मनी से रिलेटेड चीजें थी। अब बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि दिलीप महालानबिस जिन्हें 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किस समुदाय से संबंधित थे? दोस्तों करेक्ट आंसर इज सी, डॉक्टर थे ये। आइए इनके बारे में देखिए अभी हाल फिलहाल में जो है 2023 में जो है 106 पद्म पुरस्कारों को जो है देने की घोषणा की गई थी, जिसको जो है मंजूरी प्रदान किया गया राष्ट्रपति जी के द्वारा। और 106 जो पद्म पुरस्कार है उसमें ध्यान रखिएगा 6 विभूषण पद्म विभूषण देने की बात किया गया है। और फिर उसके बाद दिया जाए जो है 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है,
जो 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया जा रहा है, जिसमें से एक नाम देखा जाए दिलीप महालनोबिस का भी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जो नामांकन हुआ है 6 पद्म विभूषण का, उसमें सबसे पहले तो देखिए सपा के प्रमुख रहे हैं मुलायम सिंह यादव, उनको मरणोपरांत, ठीक है, बालाकृष्ण दोषी, इनको भी मरणोपरांत, ठीक है, जाकिर हुसैन, यहाँ पे एस.एम. कृष्ण, दिलीप महालनोबिस, इनको भी मरणोपरांत, श्रीनिवास वर्धन को पद्म भूषण जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये 6 के 6 नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दिलीप महालनोबिस की बात किया जाए दोस्तों, तो ये चूंकि प्रोफेशन से डॉक्टर थे और 1971 का जब युद्ध हुआ था बांग्लादेश, यहाँ पे जो है जब मुक्ति संग्राम हुआ था, उस दौरान जब लाखों लोग घायल हुए थे, तो उनको इन्होंने काफी लोगों की जान बचाई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट है ORS, ठीक है, जो बच्चों को डायरिया हो जाए, कॉलरा हो जाता है, तो उसमें जो है ORS का घोल दिया जाता है, क्योंकि बॉडी जो है डिहाइड्रेट हो जाती है, ठीक है, उसमें से जल का बहुत ज्यादा बॉडी से निकल जाता है, जिसकी वजह से डेथ भी होती थी, तो उसमें जो है ORS का घोल, तो इसको तैयार करने में प्रमुख जो रहे हैं, ये भी रहे हैं कौन, महालनोबिस, जिसलिए इनको देखिए सम्मानित किया गया है, इन्होंने दुनिया को गिफ्ट दिया ORS घोल, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है दिलीप महालनोबिस, और इनको जो है मरणोपरांत सम्मानित किया गया है, किससे, पद्म विभूषण से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे की, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। आइए बात करते हैं सबसे पहला फैक्ट्स की। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, किसे, निकहत जरीन को बनाया है, ठीक है। वही बात करें ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, किसे, आशिफ सैफ को, ठीक है। अगला हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे है कि भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने फरवरी 2023 में वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल के पद के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा नामित किया गया है, किसे, राजाचारी को, ठीक है, राजाचारी को, यहाँ पे राजाचारी। वहीं अगला हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे है कि उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की गई है, किसके द्वारा, न्यूजीलैंड क्रिकेटर, ठीक है। तो न्यूजीलैंड क्रिकेट जो है एक डेबी हॉकले मेडल जो है शुरू करेगा, किसको, जो वहां की जो महिला क्रिकेटर है उनको सम्मानित करने के लिए। और आज का हमारा लास्ट फैक्ट्स ऑफ द डे है कि हाल ही में सुर्खियों में रही पुस्तक या बुक नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव, इस पुस्तक के देखिए लेखक कौन है, माइक पोम्पियो, ठीक है, माइक पोम्पियो, ये वहां के लीडर थे पूर्व, और उन्हीं के द्वारा ये बुक लिखी गई है, जो अभी हाल फिलहाल में सुर्खियों में रही है। दोस्तों देखिए कल का एक आंसर था, देखिए वर्ल्ड लेप्रोसी डे, जो मैंने आपको बता दिया था 30, देखिए वो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जनवरी के जो लास्ट संडे होता है उसी दिन बताया जाता है, और इस बार जो लास्ट संडे था वो 29 जनवरी को था, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको 30 जनवरी बता दिया था, 29 जनवरी को जो है वर्ल्ड लेप्रोसी डे इस बार मनाया गया था, और जो हर साल जो है उस जनवरी के लास्ट संडे को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो उसको तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी डेली करंट अफेयर्स की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए डाउनलोड करिए, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।